Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is biochemical characterization of genetic material, that comes under the topic of the search for genetic material, and we are going to learn how this was performed by the three scientists. This video is going to be very important for exam point of view. Question has come from this part many times and it may come in future also. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट आता है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के अंदर, और तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया ये हम पढ़ने वाले हैं। कैसे प्रूव किया था बायोकेमिकल नेचर जो था जेनेटिक मटेरियल का क्या है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और आगे भी आने के चांसेस उतने ही हाई हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो बेटा। देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, जो कि आता है बेटा हमारा द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के अंदर। तो पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बायोकेमिकल नेचर ये बता नहीं पाए थे, क्योंकि ड्रॉबैक क्या था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कुड नॉट डिफाइन नहीं कर सके थे बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मटेरियल किस तरह का है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये बता नहीं पाए थे। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि 1944 में दिया गया था। इससे पहले सोचा गया था जेनेटिक मटेरियल तो प्रोटीन हो सकता है, तो नेचर जो सोचा गया था बेटा अभी तक साइंटिस्ट ने वो प्रोटीन सोचा था प्रायर टू देयर वर्क। इनके काम से पहले, इनके काम के बाद ही पता लगा था कि जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। तीन साइंटिस्ट थे, ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लोएड एंड मैकलीन मैकार्टी। तो इसको हम शॉर्ट में एवरी मैक्लोएड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। एवरी मैक्लोएड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लोएड और मैकलीन मैकार्टी साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था। इन्होंने काम 1933 से 44 के पीरियड में किया था, लगभग 11 साल लगे थे। तो इन्होंने काम किया गया था वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल नेचर जिसको ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था, वो जेनेटिक मटेरियल कहा था, उसका नेचर कैसा है, बायोकेमिकली किस तरह का मॉलिक्यूल है, किस तरह का मॉलिक्यूल है बायोकेमिकल नेचर में। तो ये डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था एवरी, मैकार्टी, मैक्लोएड ने। कैसे एक्सपेरिमेंट किया था ये हम समझने वाले हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसको जो है काम को किया था। इन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड H3 जो था उससे बायोकेमिकल निकाले थे, उससे बायोकेमिकल उसके बायोमोलिक्यूल्स निकाले थे, प्रोटीन्स भी निकाले थे, RNA भी और DNA भी निकाला था। तो यहाँ पे प्रोटीन्स भी निकाले गए थे क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल माना गया था। साथ में न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA को निकाला गया था। और फिर क्या किया गया था, लाइव R2 को देख के देखा गया था कि कौन सा कंपोनेंट इनमें से प्रोटीन जो है इसको H3 में चेंज करता है, या RNA चेंज करता है, DNA चेंज करता है। ये इनका बेसिक आइडिया था। तो इनके माइंड में आया कि चेक किया जाए कि लाइव जो है R2 को किसने H3 में बदला। तो हीट किल्ड H3 के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट था जो ये चेंज लेके आ रहा था। इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक सेटअप बनाया। जैसे इस कल्चर में R2 बैक्टीरिया को ग्रो कर लिया, लाइव R2 को ग्रो किया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जब लाइव R2 को ग्रो किया गया और प्रोटीन्स डाले गए H3 बैक्टीरिया के, तो H3 बैक्टीरिया के प्रोटीन डालने पे यहाँ पे R2 के अंदर कोई चेंज नहीं आया और ये H3 में कोई चेंज नहीं हुआ है, लाइव H3 की तरह कोई नहीं बना। तो यहाँ पे कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। जब RNA डाला गया इसका H3 वाले का, तब भी कोई R2 से H3 नहीं बना। R2 से H3 नहीं बना तो कोई भी चेंज RNA की वजह से नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे ही नहीं, ना प्रोटीन था रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ना RNA। कौन था रिस्पॉन्सिबल, DNA। जब DNA डाला गया तो बेटा क्या हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल डाला गया तो R2 से H3 बनना शुरू हो गए और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला। और इसलिए जो इन्होंने बताया कि DNA जो है H3 का जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लिक एसिड है, वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड है, DNA है या जेनेटिक मटेरियल है H3 का। अब इसको फर्दर कंफर्म करना था कि ट्रांसफॉर्मेशन सच में हो रहा है, फिर कोई और फैक्टर है इसके पीछे। तो इन्होंने इसी सेटअप को और फर्दर आगे लेके गए। फिर क्या किया, इस DNA के साथ में क्या कर दिया, प्रोटीएज डाल दिए,
क्योंकि अगर मान लो प्रोटीन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा ये करने के लिए, तो प्रोटीएज क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। हो सकता था कि डीएनए के साथ प्रोटीन इसको काम करवा रहा था, या डीएनए के साथ आरएनए इस काम को करवा रहा था। तो इसी को दूर करने के लिए इस बात को इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे डीएनए के साथ प्रोटीएज डाल दिए। अब ये तो श्योर है प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ देते हैं, प्रोटीन टूट जाएंगे तो प्रोटीन का इफेक्ट नहीं होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, केवल किसका रहेगा, डीएनए का। तो इन्होंने देखा कि जब प्रोटीएज को डाला गया साथ में तो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, क्योंकि डीएनए अपना काम कर रहा था, लेकिन प्रोटीन्स का काम तो यहाँ पे था ही, जो प्रोटीएज ने प्रोटीन को ख़त्म कर दिया था। तो ये कन्फर्म हुआ कि डीएनए ही है अभी। फिर आरएनएस डाले गए इसके साथ में। आरएनएस डालने से ये हुआ कि आरएनए का जो काम था वो खत्म हो गया, आरएनए इफेक्टिव नहीं रहा, केवल क्या रहा, डीएनए इफेक्टिव रहा, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा है यहाँ पे। फिर डीएनए के साथ डीएनए जो है एंजाइम डाले गए, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को ख़त्म कर देंगे, डीएनए को तोड़ देंगे। तो इन्होंने डीएनए को ख़त्म किया, तो अब की बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ या रुक गया ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों रुक गया, क्योंकि डीएनए का इफेक्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि डीएनए ने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा गया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका नेचर कैसा है बेटा, उसका नेचर है जेनेटिक मटेरियल का न्यूक्लिक एसिड या डीएनए से बना होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसलिए यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, वो भी कौन सा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो ये यहाँ से कैसे किया गया बेटा, ये आपने समझा भी कि प्रोटीन्स को डाला गया, उससे कोई चेंज नहीं आया, आरएनए को डाला तो भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ आर के अंदर, लेकिन जैसे इन्होंने क्या किया, डीएनए को डाला इस तरीके किए तो उसके अंदर चेंज होकर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और इसके साथ में जब प्रोटीन्स को डाला गया तो वहाँ पे प्रोटीन का इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन डीएनए का इफेक्ट होता रहा, तो ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा। और फिर आरएनए डाला गया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, लेकिन डीएनए डाल दिया इसके साथ में तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो यहाँ से कंफर्म वगैरह दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सा होता है बेटा, डीएनए होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए आरएनए, लेकिन यहाँ पे किसको प्रूव किया था इन्होंने, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया था, हेरिडिटरी मटेरियल बताया था, जो कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर करता है। तो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन में एवरी मैकार्टी मैक्लोइड ने बेटा ये प्रूव कर दिया था, तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके, कि नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसा है, बायोकेमिकल नेचर कैसा है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी कन्विंस नहीं हुए थे इनके काम को लेकर के, इसलिए और फिर साइंटिस्ट फिर फर्दर काम को करते रहे, और फिर जा कर के कुछ सालों बाद जो है सब ने ये मान लिया था कि हाँ जो हेरिडिटरी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए ही होता है। तो इनके काम से काफ़ी कुछ इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया था, और आगे साइंटिस्ट के लिए और सोचने के लिए काम दे दिया था फिर। लेकिन इन्होंने जो बेसिक काम था वो पूरा कर दिया था कि नेचर कैसा है, न्यूक्लिक एसिड होता है बायोकेमिकल नेचर, और किस से बना होता है, डीएनए से बना होता है जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।